Hello, good evening, all of you. Welcome to our यशोदीप IAS Academy ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबको पता है कि 16 जून को जो है कल ही आपका जो है वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज का जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है वो कंडक्ट किया गया है बाय द यूपीएससी। और सभी बच्चों ने यूपीएससी जिन लोगों ने इस बार का अटेम्प्ट दिया है उन सबको इस बार के पेपर में कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं। इवन आज के जो डिस्कशन हमारा रहेगा उसमें हम पूरे पेपर का एक एनालिसिस लेंगे। हम जो आम लोग ले रहे हैं कि आपको हर क्वेश्चन जो है उसका आंसर जो है वो डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और आंसर आंसर कीज ऑलरेडी जो है वो आ चुके हैं बहुत सारी। आप लोगों ने आपका स्कोर जो है अप्रोक्सीमेटली वो भी कुछ हद तक अपना जो है वो डिटेक्ट किया भी होगा कि कितना हम किस रेंज में आ रहे हैं। हम इस बार के पेपर के एनालिसिस को इस तरीके से एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि पिछले कुछ साल के जब हम पेपर्स के बारे में डिस्कस करते हैं तो हमें पता चलता है कि हर साल यूपीएससी कहीं ना कहीं एक नए ट्रेंड की तरफ जा रहा है। इवन इस बार का पेपर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स कह रहे हैं कि इस बार का पेपर जो था बहुत हार्ड नहीं था। जगहों के मामले में भी एक तरीके से हम कह सकते हैं, और पिछले साल के पेपर की तुलना में भी हम कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट लेवल का इस बार का पेपर था। तो उस इजी टू मॉडरेट के इस पेपर में आज के एक सेट को हम डिस्कस करेंगे। सी सेट का पेपर मैं आज आपको शो करने वाला हूँ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको इस बार पूछे गए थे। कौन कौन से ऐसे एरियाज थे जिसको इस बार यूपीएससी ने बहुत ज्यादा वेटेज दिया है, और उस वेटेज के मामले में उस एरियाज में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे हैं। तो हर साल ये जो ट्रेंड चेंज होता जा रहा है, जो इस प्रकार के कंडीशंस क्रिएट कर देता है कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स ने इस बात को ध्यान में रखना है कि हर साल हम एक पर्टिकुलर कन्वेंशनल टाइप ऑफ स्टडी को ही अपना नहीं सकते हैं। हमें चेंजिंग ट्रेंड्स के हिसाब से हमारे स्टडी को भी चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी, और इसीलिए ये जो चेंजिंग ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है तो हम किसी भी एक पर्टिकुलर एरियाज पर फोकस करते हुए इसी एक पर्टिकुलर एरियाज को दो तीन सब्जेक्ट्स को ही प्रिपेयर करके हमारा प्रीलिम्स नहीं निकलेगा। हो सकता है कि जिस साल आप उन पर्टिकुलर एरियाज पर फोकस कर रहे हो उस पर कम क्वेश्चन पूछे जाए। तो इसीलिए यूपीएससी, इसीलिए हम कहते हैं कि यूपीएससी इज अनप्रेडिक्टेबल इन नेचर। हर साल यूपीएससी अपना खुद का जो है ट्रेंड जो है वो चेंज करते हो, इसलिए हमें एक ही चीज पर फोकस करना नहीं होता है। हमें सारे सब्जेक्ट्स को इक्वली ट्रीट करके उनकी इक्वली स्टडी करके जाना बहुत ज्यादा जरूरी बढ़ता जा रहा है। और इसलिए ये जो ट्रेंड है इस बार का जो पेपर है ये भी हमें वही शो करता है। और इसलिए आज के एनालिसिस में हम डिटेल में समझेंगे इस बार की यूपीएससी के पेपर की स्ट्रेटेजी किस प्रकार की थी, किस प्रकार से उन्होंने किस सब्जेक्ट को ज्यादा वेटेज दिया, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। पिछली बार का हमें 85 86 तक के ही, यानी बिलो 1990 ही हमें कट ऑफ देखने को मिलता है। इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एक डिटेल हमारा आज का डिटेल एनालिसिस रहेगा यूपीएससी पेपर 1 के बारे में, जो आपका जीएस का, जिस पर आपका कट ऑफ जनरली निर्भर होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशन को, जिसमें हम पेपर में आपको शो करने वाला हूँ। एक एक क्वेश्चन को हम थोड़ा सा एनालाइज भी करेंगे, किस ढंग से उस क्वेश्चन को डिजाइन किया गया था और आपको किस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्योंकि ये जो पेपर है ये अगले साल इसी प्रकार का पेपर आएगा, या फिर इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या फिर इसी सब्जेक्ट पर ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसा कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा। और जो आपको बता रहा है कि अगले साल आपको इस बार फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी और आईआर के कम से कम 34 क्वेश्चन पूछे गए, और अगले साल आपको पॉलिटी को ही फोकस करना है भाई, ये अगर कोई आपको बता रहा है तो आपको वो गड्ढे में डाल रहा है सीधा सीधा। तो यूपीएससी ध्यान देना हर चीज पर फोकस करता है कि इस बार बच्चों ने ये प्रेडिक्ट कर लिया होगा कि अगले साल भी पॉलिटी के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, तो बिल्कुल नहीं। अगले साल हो सकता है कि यूपीएससी आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन ज्यादा डाल दे जो इस बार बहुत कम पूछे गए हैं। तो ध्यान देना कि यूपीएससी हर साल अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करता है, क्वेश्चन को अराइज जो पूछे जाते हैं उसके ट्रेंड को भी चेंज कर देता है। और इसीलिए दैट्स व्हाई वी कॉल्ड यूपीएससी एज अ वन ऑफ द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम, जिसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। और इसलिए हमारी स्टडी जो है वो होलिस्टिक होनी चाहिए, थोरो स्टडी हमारी होनी चाहिए। सभी सब्जेक्ट को हमने इक्वली ट्रीट किया हुआ देखने को इक्वली ट्रीट किया हुआ जो है वो हमारा होना चाहिए। और इसीलिए हमारी अंडरस्टैंडिंग जो होनी चाहिए हर सब्जेक्ट की अच्छी सी होनी जरूरी है, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस को देखेंगे तब आपको पता चलेगा कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस थे, इजी क्वेश्चंस थे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो बहुत ही मॉडरेट थे, और जो इजी क्वेश्चंस थे उसमें भी जो कंसेप्ट पूछे गए बहुत इजी थे। लेकिन अब हमारी जो स्टडी होती है बहुत ज्यादा हम ऊपर ऊपर की स्टडी कर देते उस सब्जेक्ट की,
और इसलिए इजी क्वेश्चंस होने के बावजूद भी हम उस क्वेश्चंस को टैकल नहीं कर पाते, सॉल्व नहीं कर पाते, एक प्रकार से जो होता है एलिमिनेशन मेथड जो अपना नहीं पाते, और इसीलिए बहुत बार हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है, नॉलेज जो है कम पड़ जाता है। और इसलिए इस आज के डिस्कशन में जो आपको मैं इस बार का जो पेपर शो करूंगा उससे ये भी पता चल जाएगा आपको कि कुछ कुछ क्वेश्चंस को या फिर उन सब्जेक्ट को किस प्रकार से डील करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशन को। हम एक थोरो एनालिसिस लेंगे और इस प्रकार से ये जो वीडियो है आपका बहुत अच्छी तरीके से बनेगा रिगार्डिंग द एनालिसिस, जो आपको अगले साल की जो प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स है, प्रिलिमिनरी और मेंस की भी, इवन यूपीएससी को जिस ढंग से हमें देखना है आने वाले समय में, उसका एक माइंडसेट भी आपका क्या कर देगा, क्रिएट कर देगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशन को बाय शोइंग दिस पर्टिकुलर पेपर जो इस बार का हुआ है 2024 का प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। अब ये सेट सी का पेपर था, ये ए बी सी डी में से सी सेट को हमने लिया है। अब उसमें एक एक क्वेश्चन को हम देखेंगे, उसके ट्रेंड को हम देखेंगे। मोस्टली हम वो उस क्वेश्चन का आंसर क्या है ये हमें जनरली चेक नहीं करना है। आंसर की तो ऑलमोस्ट सभी लोगों के पास अभी अवेलेबल हुई होंगी, सबके पास है, और सब ऑलमोस्ट 0.5% ऑफ यू उन आप लोगों ने आंसर भी चेक कर लिए होंगे कि आप एक्सपेक्टेड कहाँ पे स्कोर कर पा रहे हो। हम देखेंगे कि ट्रेंड ऑफ द एग्जाम क्या था, किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे गए थे, किस ढंग से पूछे गए थे, किस एंगल से उसको डिजाइन किया गया था, और किन सब्जेक्ट्स पर ज्यादा वेटेज दिया गया था, पर्सपेक्टिव क्या था क्वेश्चंस का, उस चीज को हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया था आपको वो था रिगार्डिंग द सहगल रीजन। अब ये देखो, ये रीजन पूछने का पीछे का रीजन ये था कि ये रीजन जो है अफ्रीका का रीजन है, पर्टिकुलरली सहगल जो रीजन है, पिछले कुछ सालों से सहगल रीजन जो है बहुत ज्यादा चर्चा में है, और इसीलिए यूपीएससी जो है वो एक्सपेक्ट ही था कि इस बार उस सहगल रीजन पर ये क्वेश्चन पूछे। तो ये जो साहिल रीजन है, सॉरी जिसको हम सहगल कह रहे हैं, ये साहिल रीजन जो है, ये साहिल रीजन जो है ये पिछले कुछ साल से चर्चा में भी रहा है। अफ्रीकन रीजन जो है पर्टिकुलरली, ये जो अफ्रीकन रीजन है सिक्योरिटी एस्पेक्ट से भी बहुत ज्यादा पैमाने पर, इवन इंस्टेबिलिटी के वजह से भी ये काफी सालों से न्यूज में रहा है। ठीक है, तो ये जो रीजन रहा इस पर एक्सपेक्टेड था कि क्वेश्चन पूछा जाए, और इसमें बहुत ज्यादा पैमाने पर पिछले 1-2 सालों में एडिटोरियल्स भी आए हैं, न्यूज भी आए हैं, तो ये एक्सपेक्टेड है ये एरिया। अब ये आईआर के पर्सपेक्टिव भी आपको पूछा गया है क्वेश्चन, ये ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से भी पूछा गया है, और जियो पॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव से भी पूछा गया है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है जो इनसिक्योरिटी इंस्टेबिलिटी के वजह से चर्चा में रहा है, तो इसलिए उस एस्पेक्ट से पूछा गया। अब देखो क्वेश्चन पूछने का ढंग क्या दिया गया है यूपीएससी में इस बार। अब देखो यूपीएससी ने पिछले साल से ट्रेंड लाया कि आपको स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दिया जाएगा, और फिर 4 ऑप्शन दिए गए कि स्टेटमेंट 1 गलत है, स्टेटमेंट 2 गलत है, स्टेटमेंट 1 सही है, सेकंड स्टेटमेंट जो उसका फर्स्ट स्टेटमेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इस प्रकार से ये ट्रेंड जो है पिछले साल से यूपीएससी ने लाया गया है। इवन ओनली 1 ओनली 2 इस प्रकार के ऑप्शंस देना भी पिछले 1-2 साल से यूपीएससी ने इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो इसमें पूछने का तरीका देखो, यूपीएससी सीधे सीधे ऑप्शंस भी डाल सकता था इसमें, कि 4 ऑप्शंस डाले गए साहेल रीजन के बारे में, कि वो रीजन कहाँ पे बिलोंग करता है, कौन कौन सी कंट्रीज है अफ्रीकन कंट्रीज जो इस साहेल रीजन का पार्ट है, साहेल रीजन चर्चा में क्यों है, इस प्रकार का भी ऑप्शन डाल सकता था। और उस रीजन को इंस्टेबिलिटी से बचाने के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिया गया इस प्रकार का भी, या फिर डिस्कशन, या फिर इस प्रकार का प्लेटफॉर्म रिसेंट टाइम में कौन सा इनिशिएट किया गया, इस प्रकार के भी 4 ऑप्शंस डाल सकता था यूपीएससी। लेकिन यूपीएससी ने स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 के पर्सपेक्टिव से पूछा, और स्टेटमेंट 1 क्या स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इस प्रकार से उसको डिजाइन किया गया था। तो देखो पहला ऑप्शन जो स्टेटमेंट 1 दिया गया तो उसमें क्या गया था कि देयर इज इंस्टेबिलिटी एंड वर्सनिंग सिक्योरिटी सिचुएशन इन द साहेल रीजन। अब ये सबको पता है, तो स्टेटमेंट 1 तो क्लियर एक प्रकार का करेक्ट ही था कि उस पर्टिकुलर साहेल रीजन में बरसों से, पिछले कुछ सालों से इंस्टेबिलिटी और इनसिक्योरिटी एस्पेक्ट्स हमें जनरली देखने को मिलते हैं। अब देखो इसमें दिया गया स्टेटमेंट 2 कि देयर हैव बीन मिलिट्री ट्रेकोर्स कॉप्स डिटेक्ट, जिनको हम कहते हैं, इन सेवरल कंट्रीज ऑफ द साहेल रीजन इन द रिसेंट पास्ट। ऑब्वियसली जो इंस्टेबिलिटी या फिर इनसिक्योरिटी जो अराइज हुए पिछले कुछ सालों में इन कंट्रीज में जो साहेल रीजन का एक पार्ट है, तो वहां पे पिछले कुछ सालों में मिलिट्री एक प्रकार के एस्पेक्ट्स लिए गए हैं, मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया वो एरिया, पर्टिकुलरली जहां पे उस एरिया को, जहां पे इस प्रकार के ज्यादा पैमाने पर हमें लोगों की हत्या नजर आती है, होती हुई नजर आती है, उसके साथ साथ वो एरिया और इंस्टेबल किए जाने की जो चीजें हमें देखने को मिल रही है, उस हिसाब से वो एरिया जो है एक प्रकार से मिलिट्री टेक ओवर में आया है। तो ये भी एक्सप्लेनेशन जो है पहले स्टेटमेंट को कहीं ना कहीं क्या कर देता है, लिंक कर देता है, और इसलिए
इस क्वेश्चन से आप अराइज एक प्रकार से एनालाइज कर सकते हो कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ध्यान में आ गया। तो एक प्रकार का जॉ पॉलिटिकल रीजन पूछा गया जो कहीं ना कहीं न्यूज में रहा है। तो आपको ध्यान में देना है कि पिछले 1-2 सालों में जो भी ज्योग्राफिकल रीजन्स चर्चा में रहे, वो चाहे सिक्योरिटी एस्पेक्ट से हो, वो चाहे रिसोर्सेस के एस्पेक्ट से हो, वो चाहे वॉर के एस्पेक्ट से हो, किसी भी एस्पेक्ट से हो जो न्यूज़पेपर में आ रहे हो, आपको उस पर ध्यान देना है, नजर देना है, उसके बारे में आपको स्टडी करनी है। उसके रिगार्डिंग आपके पास नोट्स जो है वो रेडी होनी चाहिए। उस रीजन के बारे में आपको किसी भी एंगल से जो है ऑप्शंस क्रिएट किए जा सकते हैं। क्लियर पॉइंट। तो इस प्रकार का एनालिसिस आपको ध्यान में देना है इस प्रकार के इस साल के पेपर से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था कि इंडिया डज नॉट इंपोर्ट। अब देखो, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के बारे में क्वेश्चन था कि इंडिया अमेरिका से जो इंपोर्ट करता है तो उसमें एप्पल एक दिया गया था, एक प्रकार का फ्रूट। तो इंडिया डज नॉट इंपोर्ट एप्पल्स फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और सेकंड स्टेटमेंट फिर से दिया गया था कि इन इंडिया द लॉ प्रोहिबिट्स द इंपोर्ट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अब ये स्टेटमेंट सही है। इंडिया में जो भी इंपोर्ट की गई चीजें हैं, स्पेशली फ्रूट्स या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको अगर इंडिया में लाया जा रहा है तो विदाउट परमिशन फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उनको इंपोर्ट नहीं किया जाएगा। अब ये स्टेटमेंट पढ़ने से ही आपको कॉमन सेंस से ही पता चल जाएगा कि ये करेक्ट था। अब सवाल ये था कि क्या इंडिया अमेरिका से एप्पल इंपोर्ट करता है या नहीं करता है। अब ये थोड़ा सा फैक्ट था। अब ये आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल ट्रेड की जब हम बात करते हैं तो इंडिया और यूएसए में पिछले कुछ सालों में जो रिलेशंस डेवलप हुए वो बहुत बार हम मिलिट्री एस्पेक्ट से ही समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम एक प्रकार से डेली गुड्स की बात करते हैं जो डेली यूज में लाई जाती है, फ्रूट्स है या फिर बाकी के जो यूज चीजें हमें डेली यूज में देखने को मिलते हैं, उसमें की जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की गई चीजें हैं उसमें एप्पल क्या आता है। अब ये स्टडी बहुत से स्टूडेंट्स ने, एस्पिरेंट्स ने की ही नहीं होंगी। मोस्टली जब हम मिलिट्री रिलेशंस की बात करते हैं, सिक्योरिटी एस्पेक्ट से जनरली हम रिलेशंस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। लेकिन अलग एस्पेक्ट्स भी आपके होना जरूरी है जब हम इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं पर्टिकुलरली। तो क्या क्या चीजें जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स में आती है बिटवीन द टू कंट्रीज इन द फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जो आपको पता होना जरूरी है। क्लियर पॉइंट। तो इसलिए आपको इससे भी पता चल गया होगा कि अगर हम किसी कंट्री के रिगार्डिंग इकोनॉमिक एस्पेक्ट से जब हम स्टडी करते हैं रिगार्डिंग द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स, बैलेंस ऑफ ट्रेड, या फिर इंपोर्ट ऑन एक्सपोर्ट्स की जब हम बात करते हैं जिसमें डेली यूजेबल जो प्रोडक्ट्स है उसकी हम बात करते हैं, फिर अलग तरह की चीजें जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जा रही है उसमें कौन कौन सी चीजें हैं उसकी एक लिस्ट आपके पास होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसका एक प्रकार का आपका स्टडी होना जरूरी है। क्लियर पॉइंट। उस एस्पेक्ट से आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन था वो था विथ रेफरेंस टू द लोकसभा द स्पीकर की पोस्ट पूछी गई। अब देखो, रिसेंटली देखो यूपीएससी को भी पता था कि इस बार भाई जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं, है ना। तो जनरल इलेक्शन में देखो नए एमपीज आने वाले हैं। अब नए एमपीज आएंगे तो डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा हो चुका है। डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा होने के बाद ऑब्वियसली जो नए एमपीज अपॉइंट होते हैं उनको प्रोटेम स्पीकर के द्वारा पहले तौर पर क्या किए जाते हैं, ओथ दी जाती है। तो एक्चुअल में स्पीकर उस दौरान ही अपॉइंट नहीं होता, पहले प्रोटेम स्पीकर जो होते हैं वो ओथ देते हैं और फिर उन एमपीज में से ही एक सीनियर मोस्ट एमपी को एज अ स्पीकर जो है वो चुना जाता है। वो मोस्टली जिस प्रकार से हमें एक प्रकार का बिजनेस रूल देखने को मिलता है, इवन हमारी जो सिस्टम देखने को मिलते हैं उसमें देखा गया कि जनरली रूलिंग पार्टी से वो स्पीकर जो है वो चुने जाते हैं। ठीक है, स्पीकर अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, ध्यान देना। तो ये आपको पता होना चाहिए जनरली कि स्पीकर की अपॉइंटमेंट कैसी होती है। दूसरी चीज, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था ये रिमूवल ऑफ द स्पीकर के बारे में पूछा गया था कि रिमूवल की जब हम बात करते हैं तो एक रेजोल्यूशन लाया जाता है। तो रेजोल्यूशन के दौरान क्या स्पीकर जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं उस डिबेट में या फिर नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये एक ऑप्शन पूछा गया था कि क्या वो उनके दौरान यानी रिमूवल प्रोसेस के दौरान जब वो रेजोल्यूशन इनिशिएट किया जाता है तो क्या वो रेजोल्यूशन जब उस हाउस में लाया जाता है तो क्या वो उस दौरान पीठ पर बैठ सकते हैं, यानी पीठ पर मतलब क्या पीठासीन हो सकते हैं या फिर जो चेयर होती है उस पर बैठ सकते हैं, तो प्रिसाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये पूछा गया था आपको। ध्यान देना। उसके बाद फिर राइट टू स्पीक, क्या उनको अधिकार है ड्यूरिंग टाइम ऑफ सच रेजोल्यूशन। तीसरा पूछा गया था शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू वोट ऑन द रेजोल्यूशन इन द फर्स्ट इंस्टेंस। तो इस प्रकार से अब ये ऑप्शन सीधे सीधे आपके आपके नोट्स में ऑलरेडी अमरशिमकांत में या फिर आप जो नोट्स पढ़ते हो पॉलिटी की उसमें दिए गए थे कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट सॉरी स्पीकर ऑफ द लोकसभा,
तो जब वो रिजोल्यूशन अंडर कंसिडरेशन होता है तो क्या क्या कंडीशंस अराइज हो जाती है। अब ये सिंपल क्वेश्चन था अगर आपने स्पीकर के बारे में पढ़ा होगा तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था विद रेफरेंस टू द इंडियन पार्लियामेंट। तो देखो पॉलिटी के क्वेश्चंस कितने ज्यादा अराइज होते हैं नजर आते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन का भी स्पीकर एक पोस्ट पूछी गई थी, उनके रिमूवल के बारे में पूछा गया था। अब ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था लैप्सिंग ऑफ द बिल का। कौन सा क्वेश्चन था ये? लैप्सिंग ऑफ बिल, कि कौन से बिल लैप्स हो जाते हैं। जब इंडियन पार्लियामेंट की हम बात करते हैं तो उसमें 6 कंडीशंस है, आप सबको पता है, जो आपने पढ़ी हुई होंगी ऑब्वियसली, कि जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है तो क्या वो जो बिल जो लोकसभा में था वो लैप्स हो जाता है, लैप्स हो जाता है। लोकसभा में पारित हुआ बिल राज्यसभा में चला जाता है, जब लोकसभा फिर से डिसॉल्व हो जाती है तो क्या वो राज्यसभा में पेंडिंग रहता है या फिर लैप्स हो जाता है। तो ऐसी अलग अलग कंडीशन जो थी उसमें से 3 कंडीशंस आपको यहाँ पे दी गई थी, और जो 3 कंडीशन जो करेक्ट उसमें से कौन सी है इनकरेक्ट है ये आपको फाइंड आउट करना था सिंपली। तो इसलिए ये सिंपल क्वेश्चंस आपको, इसलिए इस बार का जो पेपर था इजी टू मॉडरेट जनरली डिजाइन किया गया था। ठीक है, तो लैप्सिंग ऑफ द बिल वाला एक क्वेश्चन पूछा गया था आपको। नेक्स्ट देखते हैं रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अगेन फोर्थ के बाद फिफ्थ तुरंत जो क्वेश्चन है वो अगेन जो है वो इंडियन पार्लियामेंट के बारे में पूछा गया था। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया था, एक इंपॉर्टेंट प्रोसीजर पूछी गई थी, वो थी प्रोरोगेशन की। प्रोरोगेशन का सिंपल मतलब होता है एंड ऑफ द सेशन, एंड ऑफ द सेशन जिसको हम कहते हैं। तो ध्यान देना कि जब हम पार्लियामेंट्री प्रोसीजर की जब हम बात करते हैं तो एक आता है एडजर्न, एक आता है दूसरा एडजर्न सिंडी आता है। एडजर्न मतलब क्या कि लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए हाउस जो है वो स्टॉप किया जा रहा है, एंड किया जा रहा है। एडजर्न सिंडी यानी अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। और तीसरी चीज प्रोरोगेशन भी आता है जहां पे एंड ऑफ द सेशन जनरली हमें देखने को मिलता है ना। तो ये सिचुएशन क्या है प्रोरोगेशन की, ये आपको पूछी गई थी यहाँ पे प्रोरोगेशन के बारे में। और लास्ट ऑप्शन डाला गया था वो था डिसोल्यूशन के बारे में ऑफ द लोकसभा। तो जनरली ये जो पार्लियामेंट्री टर्म्स है और प्रोसीजर ऑफ द पार्लियामेंट है उसके रिगार्डिंग ऑलरेडी आपने बहुत बार पढ़ा होगा, रिगार्डिंग द मोशन, रिगार्डिंग द पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स, है ना। तो ये सारी प्रोसीजर्स पार्लियामेंट्री सेशंस कंडक्ट करते वक्त या फिर लोकसभा या फिर राज्यसभा कंडक्ट करते वक्त जो हमें 0 आवर्स, क्वेश्चन आवर, ये जो प्रोसीजर डे वाइज देखने को मिलती है उसके बारे में, जो टर्म्स होती है उसके बारे में जिन लोगों ने पढ़ा हुआ होगा उनको ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था। ठीक है, प्रोरोगेशन के बारे में आपको यहाँ पे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था रिसेंटली जो यूरोपियन पार्लियामेंट ने जो नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट जो पारित किया गया था उसके बारे में पूछा गया था। रिसेंट जिन्होंने पिछला 1-1.5 साल का जो करंट अफेयर्स अच्छे से किया होगा उनको पता होगा कि ये नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट जो है यूरोपियन पार्लियामेंट में एक प्रकार से एक्ट के रूपांतर में पारित किया गया था। ऑब्वियसली इसका मेन रोल था एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स। ठीक है, तो उस एस्पेक्ट से ये एक्ट पारित किया गया था और उसमें फिर उसका ही एक्सटेंशन एज एक्सप्लेनेशन दिया गया था। और आपको पूछा गया था कि इन स्टेटमेंट्स में से कितने स्टेटमेंट गलत है या फिर इन स्टेटमेंट्स में से सेकंड स्टेटमेंट क्या फर्स्ट स्टेटमेंट में का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। तो ऑब्वियसली रिसेंट एक्ट और रिसेंट जो पारित किए गए कन्वेंशन होंगे उस पर जिन लोगों का ध्यान रहा होगा स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा, तो उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन जनरली डिजाइन किया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो यहाँ पे अगेन स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 के एस्पेक्ट से पूछा गया था। रिसेंटली वेनेजुएला हैज अचीव्ड अ रैपिड रिकवरी फ्रॉम इट्स इकोनॉमिक क्राइसिस एंड सक्सीडेड इन प्रिवेंटिंग इट्स पीपल फ्रॉम फ्लीइंग और इमाइग्रेटिंग टू अदर कंट्रीज। अब वेनेजुएला में लास्ट ध्यान देना पिछले 2 साल पहले ही वेनेजुएला में इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी, हमें सबको पता है। अब इन लोगों ने करंट अफेयर्स अच्छे से किया होगा 1-2 साल का, उनको पता है कि वेनेजुएला में इकोनॉमिक क्राइसिस, द कंट्री वाज अंडर द इकोनॉमिक क्राइसिस, और उससे बाहर निकलने के लिए द रूलिंग गवर्नमेंट कंटिन्यूसली एफर्ट्स ले रही थी। लेकिन देखा गया कि बहुत सारे लोग इकोनॉमिक क्राइसिस के वजह से अपने ना तो बिजनेसेस को चला रहे थे और बहुत सारे लोग इस प्रकार के रैम्पंट इन्फ्लेशन की वजह से अलग अलग बाकी के नेबरिंग कंट्रीज में क्या कर रहे थे, माइग्रेट भी कर रहे थे। तो इससे बचने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए थे इनके बारे में ऑलरेडी करंट अफेयर्स ने, जिन लोगों ने करंट अफेयर्स किया होगा उन्होंने पढ़ा होगा। तो इकोनॉमिक क्राइसिस फ्रॉम द वेनेजुएला, ये पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा गया था फ्रॉम द इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो ये जनरली आपको पूछा गया था यहाँ पे स्टेटमेंट 1 में ये दी गई थी। और वेनेजुएला हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व। अब ये देखो रिजर्व्स के बारे में पूछा गया, अब ये जनरली फैक्ट पूछा गया आपको। अब ये जिन लोगों को पता है वही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे कि क्या वेनेजुएला लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ द ऑयल रिजर्व्स है ना।
तो ये ध्यान में देना आपको, ठीक है। अब देखो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, वेनेजुएला अपने आप में एक ऑयल रिजर्व्स है ही, वहां पे नेचुरल ऑयल रिजर्व्स हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन जब हम स्टेटमेंट 1 को स्टेटमेंट 2 से जब लिंक करते हैं तो कहीं पे भी स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 का एक्सप्लेनेशन देखने को नहीं मिलता हमें, यानी स्टेटमेंट 2 is not clearly explaining the statement 1 here, that's why both statement are correct here, लेकिन स्टेटमेंट 2 is not the correct explanation of the statement 1। इस प्रकार से भी आपको ऑन द टाइम ऑफ एग्जाम ये प्रेजेंस ऑफ माइंड होना जरूरी है कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पे, लेकिन स्टेटमेंट 2 कहीं से भी एक्सप्लेन प्रॉपरली नहीं कर पा रहा स्टेटमेंट 1 को, क्लियर पॉइंट। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चंस जो होते हैं सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया था, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। अब देखो ये एक प्रकार का प्लेटफॉर्म पूछा गया है जो जनरली डिजिटल इंडिया के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जो लैंड रिकॉर्ड्स है, जिसकी पहले मैन्युअली रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता था, तो लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्लेटफॉर्म जो क्रिएट किया गया जिसके जरिए डिजिटलाइजेशन को भी प्रमोट किया जा रहा है, साथ में जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स है जो मैन्युअली मेंटेन किए जाते थे ऑन द पेपर उसको भी डिजिटलाइज करते हुए उसका एक रिकॉर्ड क्रिएट किया जा रहा है, जो डिजिटल इंडिया का ही वन ऑफ द ऑर्गन हम कह सकते हैं, एक वन ऑफ द इनिशिएटिव भी हम कह सकते हैं। उस इनिशिएटिव के बारे में यहाँ पे पूछा गया था, ठीक है। तो डिजिटल इंडिया के तहत ये जो इनिशिएटिव है उसके बारे में पूछा गया। अब डिजिटल इंडिया का ये जो प्लेटफॉर्म जिन लोगों ने पढ़ा होगा स्कीम्स प्लेटफॉर्म्स अंडर द डिजिटल इंडिया मिशन या फिर डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, तो आप सबको ये सॉल्व इजी था ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इजी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे कंटिन्यूसली ये प्लेटफॉर्म पूछा गया और कंटिन्यूसली बाद में 3 इंपॉर्टेंट स्कीम्स पूछी गई थी। अब इस बार देखो पिछले साल की अगर बात करें हम तो स्कीम्स पर इतना ज्यादा फोकस नहीं किया गया था। इस बार जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पेपर डिजाइन किया उसमें बहुत से इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स और स्कीम्स को पूछा गया है। उसमें भी जो इंपॉर्टेंट रिसेंट स्कीम रही है पिछले 6-7 महीने की जो बहुत ज्यादा चर्चा में रही है उस स्कीम्स पर ज्यादातर फोकस किया गया है, ठीक है। तो इसलिए इससे हमें ये एनालिसिस पता चल जाता है इस क्वेश्चन पेपर से कि हमें पिछले 7-8 महीने की अगर स्कीम जो चर्चा में रही है उसको अगर हमने अच्छे से एक प्रकार से किया तो हम स्कीम्स के रिलेटेड ये क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर सकते थे। अब देखो ये क्वेश्चन जो पूछा गया था प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के बारे में क्वेश्चन था। अब इस सुरक्षित मातृत्व अभियान क्या था कि ध्यान देना कि फॉर एग्जांपल एक मेल है जो उस फैमिली को एक प्रकार से चला रहा है, अब उसको इस स्कीम के द्वारा ध्यान देना कि यहाँ पे देखो यहाँ पे द स्कीम्स गारंटीज अ मिनिमम पैकेज ऑफ एंटीनेटल केयर सर्विस, ठीक है। मातृत्व के लिए एक प्रकार की स्कीम थी सक्षम बनाने के लिए फ्रॉम द विमेन पॉइंट ऑफ व्यू, विमेन एम्पावरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू भी ये स्कीम जो है पूछी गई थी। इसमें देखो कंडीशंस देखी थी। अब स्कीम्स पर पूछने का जो ट्रेंड होता है वो जनरली किस प्रकार का होता है यूपीएससी का, आपको वो स्कीम का एम पूछा जाएगा, एक तो उसका उद्देश्य पूछा जाएगा, उसके एक प्रकार के या फिर उसके डायमेंशंस क्या है, उसमें कौन कौन सी चीजों को कवर अप किया गया है, उसमें जो बेनिफिशियरीज है उनका क्या रोल है, उन बेनिफिशियरीज को सरकार के द्वारा उस स्कीम के थ्रू क्या चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। तो ये जनरली एस्पेक्ट्स जनरली उस स्कीम्स के जरिए आपको पूछे जाते हैं और वही चीज यहाँ पे पूछी गई है इस क्वेश्चन पेपर में। तो जिन लोगों ने स्कीम को अच्छे से पढ़ा होगा उन डायमेंशंस को कवर अप किया होगा उनके लिए एक इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा गया था विथ रेफरेंस टू प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना PMSYM ये स्कीम पूछी गई थी। अब ये पिछले 6-7 महीने में 6 से 8 महीने में काफी हद तक चर्चा में भी थी। जिन लोगों ने स्कीम के बारे में पूछा पढ़ा होगा उनको ये बहुत ही इजी स्कीम थी ये। अब ये स्कीम क्या कहलाती है, एक मेल जो है वो जो एक इंपॉर्टेंट पर्सन माना जाता है उस फैमिली का, अब उस फैमिली के पर्सन को जो पर्टिकुलरली 18 टू, अब देखो यहाँ पे 21 एज दिया था, इसमें 18 टू 40 इयर्स एनरोलमेंट जो है वो एंट्री दी गई थी, ठीक है। दूसरी चीज एज स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन शैल बी मेड बाय द बेनिफिशियरीज। तीसरा दिया गया था ईच सब्सक्राइबर अंडर द स्कीम शैल रिसीव अ मिनिमम पेंशन ऑफ द 3000 पर मंथ आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ द 60 इयर्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सीधा सीधा आप एलिमिनेट करके भी इस आंसर तक पहुंचा सकते हो। जैसे पहला ऑप्शन जो है क्या कह रहा है 21 से लेकर 40 एज ग्रुप दिया गया जब ये एनरोलमेंट एज दी गई है कि आप अगर इस स्कीम का बेनिफिशियरी बनना चाहते हो तो आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए बिटवीन 21 टू 40, लेकिन एक्चुअल स्कीम में ये एज लिमिट कितनी दी है 18 से लेकर 40 दी गई है। तो फर्स्ट आंसर यहाँ पे क्या हो गया, गलत हो गया। तो फर्स्ट ऑप्शन अगर यहाँ पे गलत हो गया तो हमारे दो ऑप्शन यहां से क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। दो ऑप्शन क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए।
अब देखो दो ऑप्शन में से पहला ऑप्शन अगर निकल गया, सेकंड और थर्ड में क्या दिया गया है, कॉमन कौन सा है, सेकंड ऑप्शन है, तो सेकंड ऑप्शन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो करेक्ट ही है। एज स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन जो है वो यहाँ पे बेनिफिशियरी के लिए यहाँ पे लागू कर दिया गया है, एज स्पेसिफिक स्पेकुलेशन, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन जो रहेगा एज स्पेसिफिक वो दिया गया है, तो सेकंड ऑप्शन तो सही है यहाँ पे। अब देखते हैं थर्ड, ईच सब्सक्राइबर अंडर द स्कीम शैल रिसीव मिनिमम पेंशन ऑफ 3000 पर मंथ आफ्टर द अटेनिंग ऑफ द एज ऑफ 60 ईयर। ये करेक्ट ऑप्शन है कि बेनिफिशियरी जो होगा उसको 60 एज को अटेंड करने के बाद 3000 पर मंथ इस प्रकार के पेंशन जो है लागू हो जाएंगे। दिस इज द मेन एम बेनिफिशियरी का जो दिया गया है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर स्कीम। अब देखो दूसरा और तीसरा क्या है, सही है। अब दूसरा और तीसरा सही है मतलब क्या, हमारा आंसर आ गया। अभी फोर्थ ऑप्शन हमें पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, वो इनकरेक्ट ही है, क्योंकि पहली ऑप्शन में हमारा चौथा ऑप्शन निकल गया, तो दो ऑप्शन हमारे यहां से निकल गए। तो यू नीड टू यूज द टेक्निक ऑफ एलिमिनेशन फॉर सम टाइप ऑफ क्वेश्चंस आल्सो। आपको वो टेक्निक भी यूज करते आना जरूरी है, एलिमिनेशन टेक्निक जिसको हम कहते हैं, जिसके थ्रू बहुत सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। एक ऑप्शन अगर आपका गलत हो गया तो बहुत सारे फिर सेकंड या फिर थर्ड ऑप्शन उसमें से कोई ना कोई ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, तो आप 50-50 के दायरे में आ जाते हो। फिर आपको ज्यादा दिमाग जरूर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको ऑप्शंस को और जो आपके दिए गए सेंटेंस है उसको कंपेयर करना होता है कि कौन से ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं और उसके बाद फिर कौन से ऑप्शंस बच जाते हैं। फिर ध्यान में आ गया, सो 50-50 वाला मामला वहां पे आ जाता है, जिसके जरिए आप इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आपका आंसर क्या था यहाँ पे, 2 and 3 वाज द करेक्ट आंसर। चौथा ऑप्शन यहाँ पे गलत था, क्योंकि फैमिली पेंशन इज एप्लीकेबल टू स्पाउस एंड अनमैरिड डॉटर्स। तो ध्यान देना, उस बेनिफिशियरी के बाद अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो जो पेंशन है वो किसको मिल जाता है, स्पाउस को मिल जाता है। स्पाउस इज एंटाइटल्ड टू टेक दैट पर्टिकुलर पेंशन, तो वो जनरली 50% इंसेंटिव मिल जाते हैं, यानी जो पेंशन मिल रहा था उसका 50% एंटाइटल हो जाता है टू द स्पाउस। ध्यान देना, तो ये उस स्कीम में दिया गया। अनमैरिड डॉटर के लिए इस प्रकार का पेंशन अप्लीकेबल नहीं है, उसके वजह से ये आंसर ऑप्शन क्या था, एलिमिनेट हो चुका था, ठीक है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जनरली आपको स्कीम्स के बारे में जनरली अराइज किया गया था यहाँ पे। उसके बाद 11 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन था, कंसिडर द फॉलोइंग अगेन द स्कीम। यहाँ पे पूछा गया अभियान, नारी शक्ति वंदन अभियान। पिछले 7-8 महीने से इवन साल भर से ये काफी हद तक चर्चा में भी था। जिन लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा ऑब्वियसली इसको सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो जनरली ये जो स्कीम्स पूछी गई थी, अब देखो यहाँ पे भी यहाँ पे पूछा गया था कि ये कब से इफेक्टिव आता है। प्रोविजन विल केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द 18th लोकसभा, 18वीं लोकसभा से ये इफेक्ट में आ जाएगा। अब जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको ये पता होगा। दिस विल बी इन फोर्स फॉर 15 years आफ्टर द बिकमिंग एन एक्ट, ये भी यहाँ पे दिया गया, ठीक है। There are provisions for the reservation of the seats for SC women's within the quota reserved for the scheduled caste। तो एक प्रकार से क्राइटेरियाज यहाँ पे डिफाइन किए गए थे रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर अभियान, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे अगेन क्वेश्चन पूछा गया था रिगार्डिंग द एक्सरसाइजेस। अब डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइज हमें बायलैटरल एक्सरसाइजेस, ट्रायलैटरल एक्सरसाइज हमें देखने को मिलते हैं बिटवीन द आर्मी एंड नेवी या फिर एयरफोर्स ऑफ 2 पर्टिकुलर कंट्रीज। तो ये जो एक्सरसाइजेस है इसके बारे में क्वेश्चन आपको दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था रिगार्डिंग द व्रिट। देखो आर्टिकल 32 में 5 टाइप्स ऑफ व्रिट्स हमें देखने को मिलती है ना। तो उसमें से कौन सी व्रिट दी गई थी यहाँ पे, प्रोहिबिशन की, प्रोहिबिशन की व्रिट यहाँ पे दी गई थी और उसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे। अब जिन लोगों ने बेसिक्स पढ़ा है पॉलिटी का उनको इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था गवर्नर का रोल। गवर्नर ऑब्वियसली पिछले 1-2 साल में इतना ज्यादा चर्चा में है, इवन महाराष्ट्र गवर्नर या फिर पिछले कुछ 2-4 सालों में बाकी स्टेट्स के भी गवर्नर काफी ज्यादा चर्चा में आए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर भी आए हैं और गवर्नर भी आए हैं, तो उनके रोल के बारे में ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड था कि इस बार क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था 15 नंबर का, देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया रिगार्डिंग द यूनियन बजट, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था रिगार्डिंग यूनियन बजट। तो यहाँ पे देखो सिंपल सेंटेंस दिए गए थे रिगार्डिंग द यूनियन बजट। यूनियन मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर लेज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर द हाउसेस बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। सिंपल ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए थे। जिन लोगों ने यूनियन बजट के बारे में पढ़ा होगा उसको किस प्रकार से प्रोसीजर इसकी होती है उनको ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर ऑफ द बुक्स, अब ये ऑथर पूछे गए हैं, द इंडिया वे एंड व्हाई भारत मैटर्स। अब इसके आपको क्या पूछे गए थे, ऑथर पूछे गए थे। फैक्चुअल क्वेश्चन था ये, सीधा सीधा, ठीक है। तो इन न्यूज जो बुक्स है वो आपको ध्यान में देने होते हैं जरूरी।
यहाँ पे देखो पेयर्स पूछे गए थे, कंट्री एंड रीजंस फॉर बीइंग इन न्यूज। अब ये सीधा सीधा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि जिन लोगों ने साल डेढ़ साल का जो अच्छे से करंट अफेयर्स पढ़ा होगा कि कौन सी कंट्री किस इश्यू के वजह से चर्चा में थी, तो सिंपली वो कंट्री दी गई थी और किस एस्पेक्ट से वो चर्चा में थी, यहाँ पे सवाल पूछा गया था। तो अर्जेंटीना, सूडान और टर्की, ये तीन कंट्रीज को यहाँ पे दिया गया था। आपको सिंपली ध्यान में रखना था कि वो किस वजह से चर्चा में थी, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था स्टेटमेंट और स्टेटमेंट टू, सुमेध पाइपलाइन के बारे में यहाँ पे पूछा गया था। पर्शियन गल्फ के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इस एरिया को कवर किया था फ्रॉम द इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो ये अगेन आईआर का क्वेश्चन आपको दिया गया था। नेक्स्ट रेड सी के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। रेड सी उस पर्टिकुलर एरिया के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। रेड सी काफी हद तक चर्चा में रहता है ये एरिया, पर्टिकुलरली जो पॉलिटिकल एरिया काफी हद तक। इवन देखो हमारे जनगणना न्यूज में थी, इवन डिलिमिटेशन कमीशन काफी हद तक न्यूज में था, तो उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया था क्वेश्चन, डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में। तो कब कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, कब तक वो रहेगी, पिछली डिलिमिटेशन कमीशन की क्या लिमिट थी, और आने वाली डिलिमिटेशन कमीशन किस दौरान उसकी स्टार्ट होगी और कब तक वो रहेगी, ये डिलिमिटेशन कमीशन क्या है पर्टिकुलरली, इसके बारे में सवाल पूछा गया था आपको। तो टिल 2023 अब तक की कितनी डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की गई है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सिंपली आपको आंकड़ा यहाँ पे पूछा गया था, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन 71st अमेंडमेंट एक्ट, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स आपको पूछे जाते हैं जो 8th शेड्यूल को यहाँ पे अमेंड करता है, तो उसके बारे में आपको पूछा गया था पे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 अमेंड्स 8th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, किस लैंग्वेजेस को इंक्लूड किया जाता है, तो वो लैंग्वेज दी गई थी आपको 4, और वो यहाँ पे आपको पूछी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, तो यहाँ पे पार्टीज दी गई थी और उसके लीडर्स पूछे गए थे। सिंपली यहाँ पे कौन से पार्टी के कौन से लीडर्स है, सिंपली आपको ध्यान में देना है कि रीजनल स्टेट पार्टीज और नेशनल पार्टीज ये आपके इंपॉर्टेंट पॉलिटी का एक पार्ट है, सेक्शन है। तो जिन लोगों ने रीजनल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज का चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा, नेशनल पार्टी जिनको पता होंगे, कुछ स्टेट पार्टीज इंपॉर्टेंट जो न्यूज में रही है उनके लीडर्स अगर आपको पता होंगे तो सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, एक एजेंसी है जो पर्टिकुलरली एनवायरमेंटल एस्पेक्ट से काम करती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग लार्जेस्ट सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन, कौन सा इसमें से, अब देखो यूपीएससी में बहुत बार, और ये ऐसा क्वेश्चन इसके पहले भी पूछा गया है, यूपीएससी में एनवायरमेंट रिलेटेड सोर्सेस पूछे गए हैं बहुत बार। सल्फर डाइऑक्साइड का सोर्सेस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से जनरली वातावरण में उसके जो है वो इमिशन पूछा जाता है, कहाँ से इमिट होता है जनरली, तो ये सोर्सेस जनरली पूछे जाने वाला ट्रेंड बहुत पुराना है यूपीएससी का, उसी एस्पेक्ट से ये सोर्सेस पूछे गए थे यहाँ पे, सल्फर डाइऑक्साइड का सोर्स, ठीक है, एमिशन। नेक्स्ट अगेन द क्वेश्चन वाज रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके रिगार्डिंग एस्पेक्ट से आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, काफी हद तक इंपॉर्टेंट रही है ये पोस्ट, ठीक है। तो एज अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, तो ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट यहाँ पे पूछी गई थी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अगेन रिपीट हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। रिपीट इन द सेंस क्या कि इसमें स्टेट लिस्ट, अलग अलग प्रकार के लिस्ट, इंटर स्टेट क्वारंटाइन जो है, यानी यूनियन स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट, ये तीन जो लिस्ट है उस एस्पेक्ट से पूछे गए, 7th शेड्यूल आप सबको ध्यान में रखना है, ठीक है, उस एस्पेक्ट से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था देखो यहाँ पे 26 क्वेश्चन, आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कंटिन्यूअसली क्वेश्चन जो पॉलिटी सेक्शन से फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे पूछे गए, कॉन्स्टिट्यूशन में चर्चा में रहे जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट से पिछले 1-2 साल में, उस एस्पेक्ट से यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हुए हमें नजर आते हैं। इवन देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस, देखो फ्रॉम द क्वारंटाइन, फ्रॉम द कोविड-19, तब से इंपॉर्टेंट ऑपरेशन जो कंडक्ट किए गए फॉर द इवैक्यूएशन ऑफ द पीपल फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज, उस पे एस्पेक्ट से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द लॉन्गेस्ट बॉर्डर बिटवीन एनी टू कंट्रीज, तो यहाँ पे बॉर्डर जो चर्चा में रही है उसके एस्पेक्ट से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट, प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिफोर द राजेंद्र प्रसाद, तो उस दौरान की जो प्रोविजनल प्रेसिडेंट है उनका नाम पूछा गया था। फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ पे डिजाइन किया गया था फ्रॉम द पॉलिटी सेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे एक्ट 1935 का एक्ट पूछा गया, ये काफी हद तक इंपॉर्टेंट एक्ट माना जाता है ब्रिटिशर्स टाइम का, जिसको हम कहते हैं कि उसके बहुत सारे प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिस्कस करने के बाद इन द कॉन्स्टिट्यूशन भी लागू किए गए हैं, डाले गए, वो इंपॉर्टेंट एक्ट पूछा गया, उसके इंपॉर्टेंट 2 ऑप्शंस आपको दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो था
रिगार्डिंग द एथिक्स कमेटी। अब ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कम्युनिटी मानी जाती है लोकसभा की। एथिक्स कमेटी क्यों पूछी गई थी? क्योंकि आप सबको पता है महुआ मोइत्रा जो एमपी थी, उनको इस एथिक्स कमेटी ने ही एक प्रकार से बिजनेस रूल जो होता है या फिर कंडक्ट ऑफ द बिजनेस जो होता है उसके वायोलेशन के तौर पर जो क्वेश्चन उन्होंने बिजनेसमैन के तौर पर पूछा गया था लोकसभा में, उस पर एक्सेस से एथिक्स कमेटी ने ही उन पर जो एलिगेशंस लगाए गए थे उसके थ्रू उनको एक प्रकार से हाउसेस से क्या किया गया था, निकाला गया था उनको। तो महुआ मोइत्रा जो एमपी न्यूज में थी उनके जरिए एथिक्स कमेटी चर्चा में थी उस एस्पेक्ट से। अब ये न्यूज बहुत 3-4 साल पहले पुरानी नहीं है, 1 साल पहले की ये न्यूज है जो चर्चा में रही है, ठीक है। तो उस एस्पेक्ट से क्वेश्चन जनरली पूछा गया था कि एथिक्स कमेटी का रोल क्या होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे डिजाइन किया गया था वो देखो यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क एट्रीब्यूटेड टू द प्ले राइट भाषा। अब देखो ये ऑब्वियसली आपका जो क्वेश्चन था ये आर्ट एंड हम कह सकते हैं आर्ट फॉर्म्स के एस्पेक्ट से क्वेश्चन पूछा गया आपका, तो उस एस्पेक्ट से क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, अब ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर या फिर मिडाइवल हिस्ट्री के जनरली जो क्वेश्चंस होते हैं वो फैक्चुअल होते हैं। अगर आपने उसके फैक्ट्स को अच्छे से पढ़ा होगा, ध्यान में रखा होगा, तो उस एस्पेक्ट से आप उस मिडाइवल हिस्ट्री के या फिर एंशिएंट हिस्ट्री के आर्ट एंड आर्किटेक्चर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है संघभूति, जो एक बुद्धिस्ट मंक रहे हैं उनके बारे में पूछा गया है कि जो ट्रैवल करते हैं टू द चाइना 4th सेंचुरी एडी में, तो उनकी जो कमेंट्री है किस ऑथर ने मेंशन की गई है, कहां पे मेंशन की गई, उस एस्पेक्ट से यहाँ पे पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। अब ऑब्वियसली ट्रिकी क्वेश्चन था कुछ, और जैनिज्म और बुद्धिज्म में यूपीएससी ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, तो अभी जो डिजाइन करने वाले क्वेश्चंस है वो जनरली थोड़े से हो ही सकते हैं डीपन हो, थोड़े से डीप अंडरस्टैंडिंग वाले हो, और जिन लोगों की इस बुद्धिज्म और जैनिज्म की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हुई होंगी वही उस क्वेश्चन को पॉसिबली सॉल्व कर सकते हैं पर्टिकुलरली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो था, कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इंक्लूड द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट रिलीज बाय द यूनेस्को। अब देखो रिसेंटली जो वर्ल्ड हेरिटेज रिगार्डिंग द लिस्ट जो मेंशन की गई बाय द यूनेस्को, उसके रिगार्डिंग एस्पेक्ट्स पूछा गया था आपको, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो कंट्रीज दी गई थी, और विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर फ्रीक्वेंटली मेंशन इन द मीडिया फॉर लो बर्थ रेट, कहाँ पे जिक्र किया गया है। अब ऑब्वियसली जिन लोगों ने न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ा होगा इसमें कहीं ना कहीं ये न्यूज आई होंगी रिगार्डिंग द लो बर्थ रेट रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर कंट्रीज, ठीक है। डेमोग्राफी की यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आर्टिकल 368, है ना। आर्टिकल 368 काफी हद तक इंपॉर्टेंट रहा है, ये चर्चा में भी रहा है ये आर्टिकल 368, और इंपॉर्टेंट जो हमें जजमेंट्स देखने को मिलते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसके वजह से ही आर्टिकल 368 जो है, जो अमेंडमेंट आर्टिकल कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने वाला, वो काफी हद तक चर्चा में रहता है, हर साल वो चर्चा में रहता है, तो इसीलिए उस एस्पेक्ट से ये क्वेश्चन पूछा गया। एडिशन, वेरिएशन, रिपील क्या उसमें होता है, ये सारी चीजें उसके रिगार्डिंग पूछी गई। नेक्स्ट मनी बिल इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ द बिल्स में ऑर्डिनरी बिल है, मनी बिल है, फाइनेंशियल बिल है, उसके रिगार्डिंग मनी बिल के एस्पेक्ट से पूछा गया। तो जिन लोगों ने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपनी रखी है रिगार्डिंग द पॉलिटी सेक्शन के लिए, एक बेसिक और इजी क्वेश्चन था रिगार्डिंग द मनी बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो था रिगार्डिंग द इंडियन डिफेंस फोर्सेस। तो देखो यहाँ पे सीधी सीधी रैंकिंग पूछी गई है, इतना फैक्चुअल क्वेश्चन जनरली कहीं पे भी पूछा नहीं जाता, यूपीएससी ने इस बार इसको डिजाइन किया। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की सीधी सीधी रैंकिंग पूछी गई यहाँ पे, तो आपको अगर रैंकिंग पता है पोस्ट की तो आप सीधा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था रिगार्डिंग द रैंकिंग्स इन द 3 फोर्सेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो था स्टेटमेंट और स्टेटमेंट 2 रिगार्डिंग द यूनाइटेड स्टेट्स और गवर्नमेंट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था कि यूएसए were to default on its debt, holders of the US Treasury bonds will not be able to exercise their claims to receive payments. और स्टेटमेंट 2 दिया गया था कि यूएसए गवर्नमेंट डेप्ट इज नॉट बैक्ड बाय एनी हार्ड असेट्स बट ओनली बाय द फेथ ऑफ द गवर्नमेंट। तो ऑब्वियसली इकोनॉमी पॉइंट ऑफ सेक्शन से है, लेकिन गवर्नमेंट एस्पेक्ट से भी पूछा गया था कि वहां पे जो इस प्रकार की सिचुएशंस अराइज हुई है तो उसके लिए गवर्नमेंट का रोल क्या है ऑब्वियसली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था वो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके पॉलिटी का। तो जो एनालिसिस हम देख रहे हैं उसमें आपको पता चल गया होगा कि पॉलिटी सेक्शन से बहुत सारे क्वेश्चन जो इस बार अराइज हुए हमें देखने को मिलते हैं, इवन आईआर सेक्शन से भी। अगेन सिंडिकेटेड लेंडिंग स्प्रेड्स का क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे। अब ये इकोनॉमी का सेक्शन है, ठीक है, इसका डिस्कशन अक्षय सर लेने वाले हैं। इकोनॉमी सेक्शन के जो भी क्वेश्चंस होंगे
तो अक्षय सर जो है वो डिस्कस करेंगे उन क्वेश्चंस को पर्टिकुलरली। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था डिजिटल रूपी का क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन फ्रॉम द इकोनॉमी सेक्शन था, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था यहाँ पे देखो आर्कियोलॉजिकल साइट, स्टेट और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे पूछा गया। तो ये जो साइट है ये आपकी एंशिएंट हिस्ट्री की सारी साइट है। इनाम गांव आप सबको पता है इंपॉर्टेंट साइट है, ठीक है। जब हम न्योलिथिक एज के बाद जाते हैं तो मेसोलिथिक एज के एंड में और न्योलिथिक साइट एक इंपॉर्टेंट साइट बन जाती है इनाम गांव, ठीक है, जहाँ पे ऑस्ट्रिच शेल्स मिले हैं। उसके साथ साथ अलावा इंपॉर्टेंट जो स्टेट्स की इंपॉर्टेंट साइट जो एक्सकावेट की गई है उनको पूछा गया था यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो गौतम बुद्ध के बारे में यहाँ पे पूछा गया। अब देखो जैनिज्म और बुद्धिज्म में इस बार ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इपिथेट्स के बारे में पूछा गया था यहाँ पे। इपिथेट्स के बारे में देखो यहाँ पे इपिथेट्स यानी क्या कि गौतम बुद्ध या फिर महावीरा उनके बारे में बहुत से श्लोक हमें देखने को मिलते हैं, उनके प्रेज में या फिर उनका मेंशनिंग देखने को मिलता है। तो उनके अलग अलग नामों को एक तरीके से मेंशन किया गया, जैसे हम बुद्धा को तथागत के नाम पे से भी जानते हैं, है ना। तो अलग अलग नाम दिए गए थे यहाँ पे देखो, शाक्य मुनि क्योंकि शाक्य क्लैन से वो बिलोंग करते थे तो शाक्य मुनि करके उनका नाम दिया गया गौतम बुद्ध का। तथागता भी नाम देखने को मिलता है। नयपुट्टा जो नाम है वो महावीरा से बिलोंग करता है। नयपुट्टा जो नाम है वो महावीरा से बिलोंग करता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया था कि विद रेफरेंस टू द एंशिएंट इंडिया गौतम बुद्धा वाज जनरली नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इपिथेट्स। इपिथेट्स यानी गुण नाम जिनको हम कहते हैं, गुण नाम। तो यहाँ पे ऑब्वियसली नयपुट्टा जिन्होंने पढ़ा होगा महावीरा इनके लाइफ से बिलोंग करता है, तो ये ऑप्शन आप इनकरेक्ट कर सकते थे, आपका आंसर आ जाएगा शक्यमुनि और तथागता, है ना। इस प्रकार से जिन लोगों ने एक जनरल अंडरस्टैंडिंग में रखी है रिगार्डिंग द जैनिज्म और बुद्धिज्म, ये उस क्वेश्चन को ऑप्शन को एलिमिनेट करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अब देखो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ द मिडिवल इंडिया यहाँ पे पूछे गए, इंपॉर्टेंट रूलर्स यहाँ पे पूछे गए थे। गिव परमिशन टू द पोर्टुगीज टू बिल्ड अ फोर्ट एट भटकल, किन्होंने परमिशन दी थी, फैक्चुअल क्वेश्चन था यहाँ पे, ठीक है। कॉर्नवालिस रेवेन्यू कलेक्शन उनके बारे में पूछा गया था ड्यूरिंग टाइम ऑफ कॉर्नवालिस। उसके बाद फिर देखो यहाँ पे इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल के बारे में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, जो चर्चा में रही इंपॉर्टेंट काउंसिल है। नेक्स्ट देखो उपनिषद के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है जो एक श्रुति का भाग हमें देखने को मिलता है। अब देखो यहाँ पे यूनेस्को के अगेन इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट के बारे में पूछा गया है, कौन कौन से इसमें इन्वॉल्व किए गए या फिर डाले गए वो पूछा गया था। टोटल इनफर्टिलिटी रेट जो होता है इकोनॉमी का उसका बेसिक पूछा गया है, यहाँ पे चार ऑप्शन देगी। टोटल इनफर्टिलिटी टोटल फर्टिलिटी रेट इन एन इकोनॉमी इज डिफाइंड एज, किस प्रकार से हम उसको डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इस पे एक्सपेक्ट से क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें से कौन कौन सी चीजें उसमें इंक्लूड की जाती है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जिसको हम एनबीएफसी कहते हैं उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद फिर देखो ईटीएफ, मोटर व्हीकल्स और करेंसी स्वैप, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इनमें से कौन कौन से, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज और सेक्टर्स पूछे गए थे, ये बहुत ही सिंपल है, जिन लोगों ने एनसीईआरटी भी अच्छे से पढ़े होंगे उनको पता होगा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर में कौन कौन सी चीजें इसमें से आती हैं, ठीक है। तो ये सेक्टर वाइज और कौन कौन से एक्टिविटीज उनमें इन्वॉल्व है। फिजिकल कैपिटल्स पूछी गई थी यहाँ पे इन द इंडियन इकोनॉमी सेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट फॉलोइंग मटेरियल्स, तो मटेरियल्स के नाम दिए गए थे और कौन कौन से प्रोडक्शन जो है यहाँ पे दिए गए थे यूज्ड एज अ फीड स्टॉक्स फॉर द प्रोड्यूसिंग द सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। अब क्योंकि एविएशन फ्यूल काफी हद तक चर्चा में था तो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल इनमें से कौन से आइटम्स जो दिए गए उनमें से बनाया जा सकता है इन नियर फ्यूचर, उस एस्पेक्ट से क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया था यहाँ पे 3D वर्चुअल वर्ल्ड्स के बारे में पूछा गया था। ऑब्वियसली आप सबको पता है कि हर साल यूपीएससी वर्चुअल रियलिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस एस्पेक्ट के क्वेश्चन एक ना दो क्वेश्चन डालता ही डालता है। इस बार 3D वर्चुअल वर्ल्ड्स के बारे में डाला गया। इवन पिछले साल में 3D प्रिंटिंग भी बहुत ज्यादा चर्चा में थी, उसके एस्पेक्ट से भी क्वेश्चन पूछे जाने की इस बार संभावना थी। विथ रेफरेंस टू द रिजर्व बैंक, अब ये इकोनॉमी का सेक्शन है, पर्टिकुलर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। आरटीजीएस के बारे में क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, आरटीजीएस। नेक्स्ट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हर साल न्यूज में रहता है, उस एस्पेक्ट से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था इकोनॉमी सेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। जायंट स्टार्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, डॉर्फ स्टार, ज्योग्राफी का ये सेक्शन था।
ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से जायंट स्टार्स क्या है, डॉर्फ स्टार्स क्या है, उस आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया था स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 के एस्पेक्ट से। नेक्स्ट देखो यहाँ पे एक पर्टिकुलरली विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज्ड इन द ह्यूमन बॉडी दैट डायलेट्स ब्लड वेसल्स एंड इंक्रीज द ब्लड फ्लो। सिंपल जनरल साइंस का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था आप सबको, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हाइड्रोजेल्स यूज्ड फॉर, यानी एप्लीकेशंस ऑफ द हाइड्रोजेल्स क्या थे ये पूछे गए थे आपको, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया था आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नार्कोटिक्स, मॉनिटरिंग ऑफ द प्रेसिपिटेशंस एंड ट्रैकिंग टू द माइग्रेशन ऑफ द एनिमल्स। तो एक्टिविटीज जनरली दी गई थी, इन हाउ मेनी ऑफ द अबव एक्टिविटीज कैन बी रडार्स यूज्ड। तो एप्लीकेशंस ऑफ द रडार्स सिंपली यहाँ पे पूछे गए थे कि कहाँ कहाँ पे रडार का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इन द एग्जॉस्ट पाइप इमिशन फ्रॉम द फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पावर्ड बाय द हाइड्रोजन। अब देखो पिछले 1-2 साल से नेशनल हाइड्रोजन मिशन काफी हद तक चर्चा में है, और नेशनल हाइड्रोजन मिशन एक प्रकार का है जिसके वजह से हम अल्टरनेट फ्यूल्स की तरफ हमारी डिपेंडेंसी जो उसको बढ़ाते जा रहे हैं। तो इस प्रकार के फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में पूछा गया था, में हाइड्रोजन का क्या रोल है उस एस्पेक्ट से क्वेश्चन डिजाइन किया गया था। पम्प स्टोरेज हाइड्रो पावर जो रिसेंटली चर्चा में थे उस एस्पेक्ट से क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट यहाँ पे देखो एयरक्राफ्ट पूछे गए थे, डिफेंस एस्पेक्ट से क्वेश्चन पूछा गया था। मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स क्या है उस एस्पेक्ट से क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद फिर कोलैटरल बोरोइंग्स क्या होती है इकोनॉमी में, ये क्वेश्चन यहाँ पे डिजाइन किया गया था। सिकांडा जो फ्रॉग हॉपर होता है और पॉन्ड स्कैटर्स क्या होते हैं उस एस्पेक्ट से क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें कौन कौन आता है ये पूछा गया था कैटेगराइजेशन। वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये पिछले साल काफी हद तक चर्चा में रही है। वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन ये किस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की गई है, उसका रोल क्या है उस एस्पेक्ट से क्वेश्चन पूछा गया था। तो इंटरनेशनल रिलेशन रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन इस बार अराइज किए गए थे। कंट्री और एनिमल फाउंड इन दिस नेचुरल एरिया, हैबिटेट पूछा गया कौन से कंट्री में इंपॉर्टेंट एनिमल्स हमें जनरली देखने को मिलते हैं। उसके बाद फिर देखो यहाँ पे लायंस और इंपॉर्टेंट जो है एनिमल्स जो है वो पूछे गए यहाँ पे। लायंस डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन। उसके बाद फिर अनलैक मोस्ट ऑफ द बिग कैट्स, क्योंकि ये बिग कैट जो है काफी हद तक चर्चा में थी। इंडिया में जो चीता जो है वो री एक प्रकार से इन्वेंट किया गया है, री इन्वेंट हम कह सकते हैं, री इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये काफी हद तक चर्चा में थे बिग कैट्स पर्टिकुलरली, तो वो कैटेगरी जनरली यहाँ पे अराइज की हमें देखने को मिलती है, उस एस्पेक्ट से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। 100 मिलियन फार्मर्स ये क्या इनिशिएटिव है उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया गया था, उसके एस्पेक्ट से यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछे गए हमें देखने को मिलता है बैटरी स्टोरेज, बायोमास जनरेशन, फ्यूल सेल्स, रूफटॉप सोलर, पॉलीवोल्टाइक यूनिट्स। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेस के बारे में आपके यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है वो यहाँ पे स्पीसीज पूछी गई थी कैशू की, पपया और रेड सैंडर्स। उसमें से हाउ मेनी ऑफ द अबाउट ट्रीज आर एक्चुअली नेटिव टू इंडिया। सो नेटिव स्पीसीज क्या है हमें पता होना जरूरी है, ठीक है। तो नेटिव स्पीसीज कौन से उसके एस्पेक्ट से क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे एयरपोर्ट्स पूछे गए थे, कौन कौन से एयरपोर्ट्स है जो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स का पार्ट बनते हैं, तो वो पूछा गया था यहाँ पे। कोरियोलिस फोर्स सिंपल साइंस की टर्म यहाँ पे पूछी गई थी, फिजिक्स की ये टर्म है पर्टिकुलरली जो हमें जनरली बाद में फिर हमें ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से भी चर्चा में आती नजर आती है, कोरियोलिस फोर्स जिसका एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो वाटर वेपर, सिंपल क्वेश्चन था रिगार्डिंग द वाटर वेपर्स। जून 21 जो एवरी ईयर हम एक प्रकार से जून 21 को जो लैटिट्यूडनल एक्सपीरियंस हमें देखने को मिलता है सनलाइट के एस्पेक्ट से, तो उस एस्पेक्ट से क्वेश्चन पूछा गया था। एक सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे डिजाइन किया गया था। नेक्स्ट रेंज ऑफ द टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। ट्रॉपिकल पिटलैंड पर्टिकुलर एक ज्योग्राफिकल एरिया यहाँ पे डिजाइन किया गया था जो आपको यहाँ पे पूछा गया था। नेक्स्ट है पॉलीफ्लोरो अल्किल सब्सटेंसेस यहाँ पे पूछे गए थे, उस एस्पेक्ट से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट यहाँ पे देखो अगेन प्लांट्स की स्पीसीज दी गई थी, ग्राउंडनट्स, हॉर्स ग्राम और सोयाबीन। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द पी फैमिली, सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, इंडियन फ्लाइंग फ्लॉक्स ये एक इंपॉर्टेंट स्पीसीज पूछी गई थी और ये काफी हद तक चर्चा में थी फ्रॉम द एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, और वो किस प्रोटेक्शन एक्ट में आती है ये भी दिया गया था यहाँ पे। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। नेक्स्ट यहाँ पे अगेन स्पीसीज दी गई है पैरासिटॉइड की,
नेक्स्ट क्वेश्चन जो था 91 का क्वेश्चन, वो एटमॉस्फेयर के रिगार्डिंग था और कार्बन डाइऑक्साइड और अदर ग्रीन हाउस गैसेस का रोल यहाँ पे पूछा गया था फ्रॉम द एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था यहाँ पे। उसके बाद फिर अलग अलग प्रकार के यहाँ पे प्रोडक्ट्स दिए गए थे और कौन से प्रोडक्ट्स वोल्केनिक इरप्शन से बाहर आते हैं ये आपको पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, आइसोथर्मल मैप्स इन द मंथ ऑफ जनवरी, तो उसमें किस प्रकार के चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन अराइज डिजाइन किया गया हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट, थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फियर, तो आप सबको पता है एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स है वो डिफरेंट लेयर्स में डिफरेंट कॉम्बिनेशन हमें गैसेस का देखने को मिलता है। उस एस्पेक्ट से यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो अराइज होता हमें नजर आता है। लार्जेस्ट कोको प्रोड्यूसर यहाँ पे पूछा गया था, ठीक है, लार्जेस्ट कोको प्रोड्यूसर। तो अफ्रीका की दो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हम सबको पता है जिसमें घाना सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और कोट डी आइवोरी एक पर्टिकुलर कंट्री है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर मानी जाती है कोको की, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन डिजाइन किया गया था। नेक्स्ट है देखो यहाँ पे हिमालयन रिवर्स काफी हद तक चर्चा में रहती है, तो गंगा रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, उनका वेस्ट टू ईस्ट या फिर नॉर्थ टू साउथ, इस प्रकार का एक्सटेंशन आपको क्रोनोलॉजिकली भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे सिंपली उसी एस्पेक्ट से पूछा गया था कि विद रेफरेंस टू द हिमालयन रिवर्स ज्वाइनिंग द गंगा डाउनस्ट्रीम ऑफ द प्रयागराज, जो इलाहाबाद के आसपास मिलती है, उसका वेस्ट टू ईस्ट इस प्रकार का हमें सिक्वेंस यहाँ पे पूछा गया था। तो सिंपली अगर आपको वो रिवर्स पता है, उनका अगर एक्सटेंशन और वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंशन अगर पता है, तो इस क्वेश्चन को आप सिंपली सॉल्व कर सकते थे। इवन यहाँ पे देखो वाटरफॉल रीजन और रिवर पूछे गए कि इंपॉर्टेंट यहाँ पे 3 वाटरफॉल्स दिए गए हैं, उनका रीजन कौन सा है, जोग्राफिकल रीजन, और वो किस रिवर पर अराइज होते हैं, ये वाटरफॉल्स आप पूछे गए थे। नेक्स्ट, रीजन, माउंटेन रेंज और माउंटेन, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट यहाँ पे 4 कंट्रीज दी गई थी, हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज हैव बॉर्डर विद द नॉर्थ सी। अब जिनकी मैपिंग की अच्छे से स्टडी, जिन्होंने एटलस से की होंगी मैपिंग की, जिनकी अच्छे से स्टडी होंगी, मैप बेस पे सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, इंपॉर्टेंट सी और उनके बाउंड्री कंट्रीज यहाँ पे आपको पूछी गई थी। उसके बाद फिर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस वेर आस्क्ड, ठीक है। तो इस प्रकार के ये एनालिसिस लेने के पीछे का कारण ये था कि हमें वो नहीं देखना है कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या है, हमें इस साल के क्वेश्चन पेपर से एनालाइज करना है कि हमें 3-4 चीजें तो इस साल के एनालिसिस से ये पता चली है कि ऑलमोस्ट इस प्रकार का जो डोमिनेटिंग एरिया रहा है इस साल का वो है पॉलिटी सेक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट एरिया रहा है वो पॉलिटी। ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस इस बार पॉलिटी सेक्शन से पूछे गए हैं। दूसरा सेक्शन रहा है वो इंटरनेशनल रिलेशन का, पिछले 1-2 साल में जितने भी इंटरनेशनल इवेंट्स चर्चा में रहे ऑलमोस्ट 13+14 क्वेश्चन इस बार पूछे गए आईआर सेक्शन से। तो पॉलिटी एंड आईआर से ऑलमोस्ट 34 क्वेश्चन इस बार पूछे। दूसरा सेक्शन जो डोमिनेटिंग रहा है वो है एनवायरमेंट का। तीसरा सेक्शन जो डोमिनेटिंग रहा है वो है ज्योग्राफी का। इस बार हिस्ट्री सेक्शन से बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसमें से भी मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत लिमिटेड क्वेश्चन इस बार पूछे गए। बार ना तो कोई इंपॉर्टेंट मूवमेंट पूछी गई है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, सिंपली आपको जैनिज्म बुद्धिज्म के और एंशिएंट हिस्ट्री के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री के ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए नहीं है। कॉर्नवालिस का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। तो इस प्रकार से लिमिटेड क्वेश्चंस फ्रॉम द हिस्ट्री सेक्शन देखने को मिले। इकोनॉमी सेक्शंस के भी ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे अराइज नहीं हुए, लेकिन ऑलमोस्ट हम सबको पता है 10+ या फिर 10+ क्वेश्चंस यहाँ पे अराइज हुए, जो हर साल मोस्टली 15, 16, 17 क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। तो डोमिनेटिंग एरिया क्या रहा है आपका, और इस बार ऑब्वियसली एवरेज क्वेश्चंस रहे हैं साइंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एवरेज क्वेश्चंस जो हर साल पूछे जाते ही। तो ये एनालिसिस जनरली हमें बताता है कि आने वाले एरियाज में, आने वाले प्रीलिम्स के लिए भी और आने वाले स्टडी के लिए भी हमें ये ध्यान में रखना है कि हमें किसी भी पर्टिकुलर एरिया को ध्यान में रखते हुए स्टडी नहीं करनी है, हमें होलिस्टिक स्टडी को ध्यान में रखना है ताकि हमारी, और ध्यान देना है कि इस बार भी आप देख रहे होंगे कि करंट अफेयर्स आस्पेक्ट से कितने सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे। इस बात को ध्यान में रखना है कि 1-1.5 साल का अच्छे से करंट अफेयर्स आपका, सब्जेक्टिव करंट अफेयर्स भी और जनरल करंट अफेयर्स भी आपका अच्छे से होना जरूरी है। तो विद दिस आज के इस एनालिसिस को हम जो है वो स्टॉप करते हैं। आपका जो इकोनॉमी सेक्शन का एनालिसिस होगा वो अक्षय सर जो है आपका डिटेल में लेंगे, उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे क्योंकि इकोनॉमी बहुत से स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट जाता है, उन कंसेप्ट को समझना बहुत बार डिफिकल्ट जाता है। उस क्वेश्चंस को डिटेल में वो समझाएंगे और आपको बताएंगे कि उस क्वेश्चन को इस बार किस प्रकार से डिजाइन किया गया था और उसके एक्सपेक्टेड आंसर्स क्या थे। तो विद दिस
we are going to stop this particular analysis. So wish you all the best for your upcoming study. और इस प्रकार का ये जो एनालिसिस है आपको यशोदीप आईएएस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मिलेगा, जहां से आप देख सकते हो। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के शेयर कीजिए, ताकि आने वाले समय में किस प्रकार का हमारा ट्रेंड होना चाहिए रिगार्डिंग द स्टडी फॉर द यूपीएससी, ये बाकी स्टूडेंट्स को भी पता चले। तो विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू।